बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और असदुर साहब मौजूद हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हसनात मलिक साहब को भी हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। बात हमने करनी है जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई है। आज क्या दलाइल दिए गए हैं और जज साहबान ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, उन पे आने से पहले कल चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने बड़ा अहम रिमार्क्स दिया, ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से एक कानून बनाया गया, इस कानून के ज़रिए हमें सुप्रीम कोर्ट को, वो अपनी बल्कि ज़ात की बात कर रहे थे कि रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस के अख्तियारात को। तो ये जो रिमार्क चीफ साहब ने दिए, इसके बड़े दूररस आप नताइज कह सकते हैं। और इससे एक चीज़ मेरे जहन में आई कि अगर ऐसा ही था इस कानून को बनाने का मकसद कि एक चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, उसमें एक कमेटी बना के उसकी शेयरिंग करनी थी 3 सीनियर जज साहबान के साथ, अगर ये गलत था तो माजी में एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अपने अदालती मामला देखने हैं, लेकिन एक ऐसा फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें मुल्क के एग्जेक्टिव को, वज़ीर आज़म को महदूद कर दिया गया, उसके अख्तियारात को रबर स्टैम्प कर दिया गया। इस पे हम बात करते हैं कि ये जो रिमार्क चीफ साहब दे रहे थे, इनके अपने फ़ैसलों के साथ वो रिमार्क्स कैसे कंट्राडिक्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल सदीक क़य्यूम भाई, आपको मेरे ख्याल फ़ैसला तो पता चल गया होगा किस फ़ैसले की हमने बात की। हाँ बिल्कुल। अब मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस की बात है ना, जिसके अंदर डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो ख़त्म की गई थी, और 18th अमेंडमेंट की बात जो है वो आया था, और उसमें प्राइम मिनिस्टर की, और फिर वो कहा कि कैबिनेट जो है एज ए होल फैसला करेगी, वो दैट विल बी कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट की बिहाफ के ऊपर। ठीक है, तो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता, ना कोई सेक्रेटरी जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, ना वज़ीर अकेले कोई फ़ैसला ले सकता है। तो वो कैबिनेट को अपने पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो करने होंगे, कलेक्टिव तो डिसीजंस ये की तरफ। कंट्राडिक्शन क्यों है कि अगर हुकूमत फ़ैसला करे तो कलेक्टिव फ़ैसला होना चाहिए, उसमें आपने वज़ीर आज़म अगर उसने कोई फ़ैसला लेना है तो काबीना में वो एजेंडे में लेके आए, फिर वज़ीर आज़म फ़ैसला करे, अकेला फ़ैसला नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो बाद में आपने काबीना से मंजूरी लेनी है। तो हुकूमत के लिए, एग्जेक्टिव के लिए तो आपने कदगने लगा दी, पाबंद कर दिया, मशरूत कर दिया कि आप अपने अख्तियारात जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पैरामीटर ले डाउन कर दिए। लेकिन अपनी ज़ात के लिए, चीफ जस्टिस के लिए क्या ये फिर कदगन नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम तो इस बात के इससे आप जो है वो इत्तेफाक करते हैं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, वो डाइल्यूट होनी चाहिए। मतलब है कि उसमें क्या है, अगर 3 जज मिल के फ़ैसला कर सकते हैं, और वो 3 जज बैठे हुए हैं, जुडिशल पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें चीफ जस्टिस जो हैं वो उस बेंच को हेड कर रहे हैं। अब अगर चीफ जस्टिस जो हैं वो माइनॉरिटी में रह जाएं और 2 जज जो हैं वो उनके बरखिलाफ़ फ़ैसला दें, तो क्या चीफ जस्टिस रबर स्टैम्प हो गया? नहीं हुआ ना। मतलब अगर एक जुडिशल पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 रुकनी बेंच बना के, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्यों? अब इसके पीछे की कहानी है ना असल में कि जनाब, आपने उनके साथ करना क्या है कि आप जब अपनी मर्ज़ी के बेंच और फैसले कराने, अब अज़मत सईद शेख साहब याद है आपको उनके साथ वो यहीं पे आए थे एक मरतबा, जब रिटायरमेंट से पहले जो है वो यहाँ कायम पे आए मकाम थे। चीफ जस्टिस थे उस हाँ, वक्त। ठीक है, उनसे बात हुई तो हमने कहा कि जनाब ये बेंचेस का मामला जो है, उन्होंने कहा सारी कहानी बेंच तश्कील देने के अंदर होती है। ठीक है ना, असल पावर तो बेंच बनाने के अंदर है कि किसका कौन सा जज किस केस के अंदर कौन कौन से जजेस को मैंने लगाना है और क्या फ़ैसला होगा। ये तो फिर बात ये हुई ना कि आप बेंच बनाने के साथ ही आप केस का फैसला करके बैठते हैं कि हमने ये फैसला ये करना है, तो इसलिए इन जजेस को शामिल कर रहे हैं। तो वही ना, अब वो 1980 के रूल्स बनाए हैं आपने, उसके बाद 18वीं तरमीम आ गई हुई है, उसके अंदर पता नहीं कितनी तब्दीलियाँ इनके अंदर आ चुकी हुई हैं। अब वो 1980 के रूल्स को आपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया। अभी जो रिसेंटली अपना जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर के ऊपर जो है वो जजमेंट आई है मुनीब अख्तर साहब की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो है वो सिंपल लॉ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। मतलब फिर एक सिंपल लॉ के तहत तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील नहीं किया जा सकता ना लॉ के तहत, बाकी तो इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी इतनी ज़्यादा होंगी। और फिर आपने कहा कि ये तो इसके साथ उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और उसके ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की फाउंडेशन को हिला के रख दिया गया, ये भी उन्होंने कहा साथ के। कहाँ से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? अगर भाईजान आप ना वो बेंच बनाने का इख्तियार मैंने
लिया है, ना पार्लियामेंट ने वो तो हुकूमत को दिया ट्रांसपेरेंट हो है, जाना था मजीद। वो उन्होंने इन्हीं जज साहिबान को दिया है कि आप चीफ जस्टिस भी होंगे, साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे जो कि आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाले होंगे। तो इस पे जो है वो समझते हैं कि जी ये वेरी फाउंडेशन, उन्होंने कहा कि ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और चीफ जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को अगर जो है आप सिंपल लॉ के ज़रिए डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है। मैं ये असद को भी शामिल कर लूँ बीच में। हाँ। असद भाई ये बताएं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है चीफ साहब के कल की केस की समाअत के दौरान, इससे तो फिर ये पता चलता है ना कि जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी, उन्हें तो आपने रबर स्टैंप बना दिया कि आप जो भी फैसला करेंगे वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म करे, वज़ीर करे, तो वो तो काबीना। आज का जो नैब तरामीम का केस लगा हुआ था वो पार्लियामेंट को भी रबर स्टैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने मुस्तफ़ा इम्पैक्ट फैसले के ज़रिए पूरी जो वफाकी हुकूमत है या वज़ीर आज़म को आपने रबर स्टैंप बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस तो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं होता, वो कहता है कि मुझे रबर स्टैंप ना बनाया जाए। ये आज इस जिस बात का आप इशारा कर रहे हैं, इसका तो आज इजहार किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी, जो आज नैब तरमीम का केस कयूम भाई कोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामान की हुई एक आप तरमीम को या कानून साजी को हमें देखने को कह रहे हैं, वहाँ पर मुंतखब लोगों के वोट से वो कानून साजी होती है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं हाँ 342 लोग, उन्होंने कहा मुंतखब लोग वो एक कानून बनाए और हम 17 अनइलेक्टेड लोग, उन्होंने अपनी वर्ड यूज़ किया कि हम 17 अनइलेक्टेड लोग बैठ के उसको उड़ा दें। उन्होंने कहा ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो हाँ, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि हम ये तो आप जो कह रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामान और जमहूरियत का हम तस्वुर ही उड़ा के रख दें, ये करके तो उसकी फाउंडेशन उन्होंने कहा हिला दें हम। ठीक है, तो ये बात ये है कि ये इन लोगों को सोचना होगा, हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, एक तो जो ये इनको इख्तियार इन्होंने ख़ुद को तफवीज़ किया हुआ है कि आइन की तशरीह का हक़ हमें हासिल है, उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ ही तहस नहस करते जाएँ, अपनी मन मर्ज़ी तशरीह भी कर लें, मोम की नाक की तरह आइन को मोड़ते रहें हर वक्त। 63A में पूरा आइन रीराइट कर दें एक वो क्लॉज को, और यहाँ पर फिर बैठ के कहें कि पार्लियामान के जिसे कहें वो हमें रबर स्टैंप ना बनाए। आप लोगों ने पिछले 75 साल से पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया हुआ है, जब दिल करे आप लोग कोई कानून उड़ा देते हैं। और यहाँ पर भी अगेन आज भी नैब तरामीम के अंदर वो बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह करते, जब जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा भी कि अगर कोई बड़ी कलरेबल एक्सरसाइज हुई हो, कोई कानून साजी की हो पार्लियामान ने, और वो फंडामेंटल राइट्स को इनडायरेक्टली भी अगर मुतासर कर रही हो तो हम उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठ के लोगों के बुनियादी हकूक़ को सलब कर सकते हैं? नहीं, वो देखें अल्टीमेटली वो नुमाइंदे ही विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, ये जजेस विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी नहीं करते। ठीक, इनका काम जो असल है वो इंसाफ देना है, या अगर रियासत एक कमज़ोर के हकूक़ को इनक्रोच कर रही हो या कोई ताकतवर उसके हकूक़ को इनक्रोच कर रहा है, इन्होंने वहाँ पर मुदाखलत करनी है। वहाँ पर तो ये कहीं नज़र नहीं आते। इनको शौक़ है बड़े बड़े केसेस हों जिसमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस बने, वो ये टेकअप कर लेते हैं। आज भी 2 घंटे ये नैब की तरमीम का केस सुनते रहे, वो 2 घंटे ये आम लोगों के अगर केसेस सुन लेते तो हो सकता है जो बैकलॉग है 54,000 केसेस का, वो शायद 54,900 केसेस पे है, 53,900 केसेस पे आया था, 100 केसेस ही उस 1-2 घंटे में उड़ा लेते। लेकिन वो नहीं सुन रहे। ये एक बैठ के एक नैब तरामीम पे एक पार्लियामान ने एक अमेंडमेंट की है, लगे हुए बैठे हैं 2-2 घंटे। कल भी सुबह 9:30 बजे बैठ जाएंगे, वो चलाएंगे केस, कल भी पूरा दिन। भाई ये जो अभी आज ऑब्जर्वेशन दी है इलेक्शन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि 90 दिन से बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता, अगर उसने चेंज भी करनी है डेट तो 90 रोज़ के दायरे से सर्कल से आप बाहर नहीं जाएंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन दे के इलेक्शन कमीशन को रबर स्टैंप नहीं कर दिया? नहीं, वो तो फैसला दे दिया उन्होंने। ये आप जिसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं उसका भी जजमेंट है जो मुनीब अख्तर साहब ने लिखा है। हाँ, तो रबर स्टैंप नहीं कर दिया कि आप हमारे पास आएंगे। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही है ना कि वो हर चीज़ जो है ना कि बस हलमिन मजीद, वो जानुम का आवाज़ आती ना, हलमिन मजीद के और लाओ। तो बस ये इख्तियार जो है ना वो हर किस्म का जुडिशरी जो है ना वो चाहती है कि हमारे पास ही आ जाए और हमारे इशारे अबरू से चीज़ें जो हैं वो जो कि
अल्टीमेटली इसका नुकसान हुआ है और इस इंस्टीट्यूशन को हुआ है। इस अप्रोच की वजह से अभी कल ही जो है वो जब ये मखदूम अली ख़ान साहब इसके ऊपर आर्गूमेंट कर रहे थे नैब तरमीम के हवाले से, उन्होंने 2 मिसालें दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे जो अदालती फ़ैसले हैं इनकी वजह से आप ये देखें कि जब हमने रेकोडिक का फ़ैसला दिया है तो उसके बाद से आपके मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आना बंद हो गई, और जो स्टील मिल का फ़ैसला था उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन रुक गई। और वो प्राइवेटाइजेशन रुकने की, अब ये देखें स्टील मिल के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो इस कौम का खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट आई कोई नहीं है। तो आप ये हमारी जुडिशरी जो सी है ना, ये है, अब जब आप देखते हैं ना कि सारी जो होती हैं, मतलब आपने ना बिज़नेस चलने देना है, नैब आ गया तो उसने कारोबार ठप कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो है उसके अंदर अगर मुल्क की यह हालत पहुंची है आज, तो उसके अंदर यही है कि हाँ हमारी अदलिया शुतर बेमहार है और बाकी सब की तनाबें जो है ना वो हमारे पास होंगी और हम ही हुकूमतें गिराएंगे, हम हुकूमतें चलाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी किसी सियासी जमात को एक बैलेंस क्रिएट करने की, हम कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करेंगे और उसकी हुकूमत बनवा देंगे। असद भाई ये बताएं कि आज एक एप्लीकेशन दायर की गई चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, जो स्पेशल कोर्ट है ऑफिशियल सेक्रेटरीट के तहत बनी है, उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब अपने बेटों के साथ बात करना चाहते हैं। अदालत ने इजाज़त भी दे दी है कि अटक जेल में इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए, बात करवाई जाए। अब तो वो हवालाती है ना, वो मतलब वो कोई कैदी तो नहीं है, बेल हो गई है ना उनकी। नहीं, हवालाती भी हैं। बात यह है कि माजी में यही नवाज शरीफ भी चाह रहे थे जब वो कैद में थे तो वो बात कर सकें अपनी अहलिया के साथ। बीमार थी कलसूम नवाज साहबा, बिस्तर मर्ग पे थी, ये सहूलत उसको तो नहीं मिली। क्या आज खान साहब को ये कहीं बात जहन में आएगी कि मैंने माजी में ख़ुद क्या किया था जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, आज कह रहे हैं कि मेरी बेटों से बात करवाई जाए कैद में, जबकि ये सहूलत उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं दी थी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ से बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। इवन कि वो उन्होंने खुद कोर्ट भी किया कि जब उनकी अहलिया जिस दिन इंतकाल हुआ कुलसूम नवाज साहबा का, तो उस दिन उन्होंने चंद घंटे पहले कहा कि मेरी बात करवा दें, मैं उनका, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आपकी छठी साहब को कह रही होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो नहीं उनको इजाज़त मिली थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है खान साहब को इजाज़त मिली है। अगर एक के साथ ज़्यादती हुई है तो वो हमें दूसरे के साथ दोहरा के बैलेंस नहीं करना चाहिए। ज़्यादती को ज़्यादती ही रहना चाहिए और ज़्यादती को दोहराने को कभी नहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, खान साहब को आज ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो जो अंदर बैठे हुए हैं आज, उन्होंने जब वो इक़्तिदार में थे दूसरों के साथ वो क्या कर रहे थे, किस हद तक वो विंडिक्टिव हुए थे कि एसी उतार दो, शाहिद खाकान ने कहा मुझे जेल में डालो, लो मैंने डाल दिया, ठीक है, कैमरे लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ ये जेल में किस हालत में होते हैं। राना सनाउल्लाह के सेल में चींटियाँ छुड़वाई जा रही हैं, ठीक है, नवाज शरीफ का मैं एसी उतार दूंगा, घर के खाने की इजाज़त नहीं दूंगा। आज कम से कम वो इस चीज़ को सोचें। लास्ट टाइम उधर सुप्रीम कोर्ट भी आए थे तो मैंने उनसे पूछा ये बात, मैंने उन्हें कहा, खैर वो मैं क्योंकि बहुत मामूली सहाफ़ी, मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे 2 दफ़ा ये पूछा, खान साहब आज आपको एहसास हो रहा है कि जिन लोगों के साथ मिलके आप उस वक्त एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ कर रहे थे, आज वही लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, आपको एहसास हुआ कि आपने क्या गलती की? तो क्या जवाब था? उन्होंने नहीं जवाब दिया, वो सारी बात है, मैं शायद इस काबिल भी नहीं होगा। जवाब दिया था बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का कि नहीं जी हमारी तो पॉपुलैरिटी थी, ये तो पनामा आया था, फलां आया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया। पटिशन हालांकि लेके वो आए थे, पटिशन और वो पटिशन लेके आए थे जिसमें खुद इश्तिहारी थे जी, खुद इश्तिहारी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को इंटरटेन कर लिया था, एक इश्तिहारी की दरख्वास्त को। तो कम से कम मैं कहता हूँ कि ठीक है, ज़िंदगी में हम सब में गलतियाँ, जी पीटीवी हमला केस में थे, ज़िंदगी में हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन अगर एहसास हो जाए तो उसका पब्लिकली एतराफ़ करने में कोई मज़ायका नहीं होता। वो अगर अल्लाह आपको ये तौफीक दे तो आपको बड़े इंसान होते हैं अगर एतराफ़ कर लें, तो कम से कम खान साहब आज ही एतराफ़ कर लें कि उन्होंने माजी में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में पूरा किरदार अदा किया, उसके बेनिफिशरी थे। उन्होंने माजी में इन सियासी जमातों के साथ ज़्यादती की, आज भी वो ये मान के एक माफ़ी मांग कर कहें कि मैं सिंसियरिटी से अब समझता हूँ कि हम सियासी जमातों को मिल के जमहूरियत के लिए आगे बढ़ना चाहिए,
तो मैं कम से कम मेरी अगर ज़ात की आप बात पूछें तो मैं उनकी वो माफ़ी आज भी कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर वो नहीं करते, जो कि वो अभी भी नहीं करते, अभी भी उनकी स्टेटमेंट्स यही होती हैं कि नहीं मुझसे बात कर ले फ़ौज, मैं फ़ौज से बात करना चाहता हूँ, मैं सिविलियन से बात नहीं करना चाहता, मैं इन पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाहता, तो इट मीन्स वो प्रॉब्लम का हल नहीं चाह रहे। सदीकी भाई वो ये कहते हैं बताएं, प्रॉब्लम जो एतराफ़ की अभी जो बात कर रहे थे असदुर साहब के, एतराफ़ इमरान खान साहब को करना चाहिए अपनी माजी की गलतियों का। आजकल जो ये जो बातें हो रही हैं कि पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ या पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है, तो क्या अब ये भी एतराफ़ की एक शक्ल होगी कि वो नई सियासी जमातों के साथ हमें बैठना चाहिए और इत्तेहाद बना के इलेक्शन में जाना चाहिए? ये बातें हो रही हैं मार्केट में, या ऐसी कोई वैसे पेशरफ भी होने जा रही है? नहीं, मार्केट में तो और भी बातें हो रही हैं कि वो किसी गैर मुल्की मुल्क से जो है वो मुलाकात की। अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट था मेरे ख्याल में, किसका, कि हाँ कि वो वहाँ पे जो है ना ये मुलाकात और फिर उसको शख्सियत को डाल के इस मामले में बात मसला ये है कि जो 9 मई जिसने भी किया है ना, ये 9 मई के वाक़यात ने पॉलिटिकल स्पेस और डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उसकी वजह से जो है वो पॉलिटिकल स्पेस कम हुई है, और उस पॉलिटिकल स्पेस को कम करने के अंदर इमरान खान साहब की अपनी जो ज़ात है वो उसका बहुत हद तक उसके अंदर वो सारा है। तो अब देखें कि बाकी जो है इलेक्शन आएगा, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठ सकती है, नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती है, नून लीग बाप के साथ बैठ सकती है, बाप पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकती है, और पीटीआई और बाकी पीडीएम की जमातें इलेक्शन कब होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, उसके ऊपर मुज़ाकरात कर सकती हैं। तो इन सबको ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सियासत के अंदर होता है। जो कल के हलीफ हैं आज के दुश्मन होंगे, और जो कल आज दुश्मन है कल के हलीफ हो सकते हैं। मंजरनामा और अदालती मंजरनामा क्या देख रहे हैं? कोई प्रोडिक्शन मुझे तो जो आपको नज़र आ मुझे तो हर मंजरनामा धुंधला ही नज़र आ रहा है। अच्छा। कोई ऐसा अभी तक डस्ट है, आप कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, या आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। होना क्या चाहिए वो यही है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, सियासी जमातें इलेक्शन हो, मुंतखब हुकूमत आए, मुंतखब हुकूमत आके अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दे, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैठ के एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, और एक दूसरे के साथ जो है वो कहते हैं ना कि वो नासिर साहब मोबाइल देख रहे हैं। मुफाहमत की सियासत जो सी है ना वो उसको फ़रोग़ दें, इंतकाम की सियासत जो है वो उसको ख़त्म करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है इमरान खान साहब अगर कल को प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे वो यही करेंगे जो पहले करके गए। असल में आपको आइंदा के हालात क्या नज़र आ रहे हैं, सियासी और अदालती? मुझे दोनों ही अदालती तो शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन सियासी तो बहुत ही बुरे होते नज़र आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनको भी शायद। क्या आप नहीं समझते, आपके बात से सवाल निकला है, अदालती मामलात अगर ठीक हो जाएं तो बाकी मामलात भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं? इसी मैं यही ऐड करने जा रहा था कि अगर अदालती सिमत दुरुस्त हुई तो शायद हो सकता है कि जो इस वक्त जिसका बात कयूम भी कर रहे थे कि 9 मई के बाद सारी स्पेस उड़ के रह गई है, तो शायद हो सकता है वो स्पेस वापस लेने के लिए एक पुश बैक शुरू हो। अदरवाइज़ तो इस वक्त तो अदलिया की रिट जबकि ख़त्म हुई है, तो सियासी रिट तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके बाद तो सच्ची बात है मुल्क में बज़ाहिर एक आप समझ लें कि एक जंगल का कानून लग रहा है। काजी साहब के आने के बाद सियासी और जो अदालती रिट है बहाल होगी? ये काजी साहब पे डिपेंड करेगा, और जितनी उनकी साख है, और अगर उन्होंने अपनी साख को बचाए रखा तो वो यकीनन अदालती रिट बहाल करवा लेंगे, और अदालती रिट बहाल हुई तो पॉलिटिकल रिट में भी कम बैक होने लगेगा, वरना तो बहुत आगे बहुत ही बुरे दिन नज़र आ रहे हैं। माशी हालात तो बहुत बुरे हैं ही हैं, लेकिन जिन लोगों को माशी फ़ैसले लेने हैं उनको जिस अंदाज से सिस्टम से बाहर किया गया है, और इवन के तरक्की का भी फोरम वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ले लिया है, तो उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं सियासतदान के लिए करने के लिए। तो वो तो ऐसे ही रह गया जैसे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारी पॉलिटिकल एलीट ने पाकिस्तान बना दिया था कि वो इख्तियारात उनके पास कुछ नहीं होते थे, तो अब इस वक्त पार्लियामान के पास भी कोई इख्तियारात नहीं रहे, तो ये बड़ा ही तशवीशनाक है। और कितना मुश्किल होगा काजी फैसल साहब के लिए ये जो बातें, जो मसाइल हैं, इनको मतलब टेकअप करना, इसके साथ केटर करना? नहीं, ये देखें ना, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट एक फ़र्जी अदालत बन के रह गई है ना,
असल चीज़ सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और उसकी ऐसे फैसले जिससे अदालती निज़ाम बेहतर करें। क्या मतलब करेंगे काजी साहब आके? मुझे नहीं पता क्या करेंगे, वो उनकी अपनी चॉइस होगी। करना क्या चाहिए उन्हें? करना यही चाहिए कि जिसके ऐसे इकदाम करें जिससे जुडिशल सिस्टम में जो है वो उसके अंदर रिफॉर्म्स हों, क्योंकि बाकी काम उनका नहीं है। ठीक है, ना तो सियासत को प्योरीफाई करना अदालत का काम है, ना अदालत का काम मईशत को दुरुस्त करना है, ना अदालत का काम जो है किसी का इखलाक दुरुस्त करना है या जो है वो कुछ और करना है। तो अदालत अपने दायरे इख्तियार के अंदर है कि अपने अदालत को रिफॉर्म करे। तो मेरा ख्याल है ये अगर कर जाएँ तो यही बहुत बड़ी बात होगी। तो यही अगर हो जाए, आइन और कानून की सिमत दुरुस्त हो जाए हमारी अदालतों की, तो क्या बाकी सिस्टम भी तो फिर ठीक नहीं हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन आप अदालत को दुरुस्त कर लें। अदालत ये अगर बहुत दुरुस्त हो बड़े जाए, काम ये कह रहा हूँ, अदालत अगर दुरुस्त हो जाए तो बाकी चीज़ें भी, अभी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं तो क्या यहाँ से नहीं ख़राब हुई? नहीं, बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी। मतलब मैं तो अभी आपसे क्या है कि ये हटाऊँगे आपकी मईशत, मुआशी फ़ैसले भी और आपकी सियासत भी, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जुडिशल इंजीनियरिंग हुई है, जिसके आप अदालतों ने सियासत को मुख्तलिफ अपने फ़ैसलों के ज़रिए रीशेप करने की कोशिश की है। वो एक नेचुरल फ़्लो के बगैर जो है, बजाय जो है वो आप एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म के सिस्टम, किसी के कहने के ऊपर आप किसी को निकालते रहें, किसी को लाते रहें, किसी को बिठाते रहें, तो वो फिर ज़ाहिर है अगर कुंडे वाले जज होंगे तो यही हाल रहेगा। कुंडे वाले जज। आखिर में आपने जो है ना वो एक नई आपने टर्म दी है, कुंडे वाले जज। चलें, असद भाई आपका भी शुक्रिया और कईम भी आप भी शुक्रिया। 21 मिनट 22 मिनट हो चुके हैं, मेरे ख्याल मज़ीद कैमरे को 5 देख के मिनट का हाथ काम। हिला दें। हाँ हाँ, हाथ हिला दें, कैमरे को देख मुल्क के के हालात ये हैं कि कैमरे को देख के हाथ हाथ हिला दें।